भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक धीरूभाई अंबानी कभी पकौड़े बेचते थे। आज की इस कहानी में मैं आपको उनके जीवन के वो अनसुने हिस्से बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं बल्कि उनके बिलियनियर माइंडसेट को भी रिवील करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें वो लेसन्स भी हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और हो सकता है आपकी जिंदगी। 28 दिसंबर 1932 गुजरात का चोरवाड़ गांव। एक छोटा बच्चा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी। पिता स्कूल टीचर थे और घर की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार फैमिली को रिलेटिव्स से उधार मांगना पड़ता था। लेकिन बचपन से ही धीरूभाई अलग थे। वो स्कूल से लौटते समय मेला लगने पर पकौड़े बेचते, स्टेशन पर तेल की पुड़िया या पानी की बोतलें बेचते ताकि घर का खर्चा चल सके। उनके स्कूल के दोस्तों का कहना था कि जब भी टीचर पूछते बड़े होकर क्या बनोगे, धीरूभाई हमेशा कहते मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। तब पूरी क्लास हंस पड़ती थी। लेकिन कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों को हंसने की वजह देगा। सिर्फ 17 साल की उम्र में 500 रुपए लेकर वो येमेन चले गए। वहां ए बैसे एंड कंपनी नाम की पेट्रोल पंप कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। दिन भर तेल डालना, बिल बनाना, हिसाब रखना, यही उनका काम था। लेकिन असली काम तो रात को चलता था, जब वो टैंकरों की आवाजें सुनते हुए छत पर लेटकर सोचते तेल का ये धंधा कितना बड़ा है, एक दिन मेरा भी ऐसा ही साम्राज्य होगा। यहाँ उन्होंने बिजनेस का पहला बड़ा सबक सीखा। पैसे से पैसा बनता है लेकिन सोच से साम्राज्य बनता है। यमन में काम करते हुए वो वीकेंड्स पर सिल्वर कॉइन्स खरीदकर भारत भेजते थे क्योंकि उस समय सिल्वर का भाव भारत में ज्यादा था। इसी आर्बिट्राज ट्रेडिंग से उन्होंने अपने पहले कुछ हजार रुपए जमा किए थे। ये दिखाता है कि उनका व्यापारी दिमाग कितनी जल्दी काम करने लगा था। 1958 में जब वो भारत लौटे, उनकी जेब में पैसे भले कम थे लेकिन दिल में कॉन्फिडेंस अरबों का था। मुंबई के मस्जिद बंदर में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। एक पुरानी बिल्डिंग की तंग सीढ़ियों से चढ़कर उनकी छोटी सी ऑफिस में जाओ तो दिखता था एक टेबल, एक कुर्सी और एक पुराना टेलीफोन। लेकिन यहीं से रिलायंस का बीज बोया गया। उन्होंने पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करना शुरू किया। उस समय पॉलिस्टर को भारत में गोल्डन फाइबर कहा जाने लगा था क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी। हर डील में उनका प्रिंसिपल सिंपल था, जो सबसे तेज है बाजार उसी का है। वो इतने शार्प थे कि रुपए की कीमत गिरने या बढ़ने से पहले ही डील फाइनल कर देते थे ताकि मुनाफा कंफर्म रहे। 1966 में उनका टेक्सटाइल मिल का प्रपोजल सरकार ने रिजेक्ट किया तो उन्होंने खुद गुजरात सरकार से स्पेशल परमिशन लेकर मिल खरीदी। ये उनकी पॉलिटिकल निगोशिएशन स्किल का पहला बड़ा एग्जाम्पल था। 1970 के दशक में उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट में विमल ब्रांड लॉन्च किया। ओनली विमल के एड्स पूरे भारत में छा गए। लोगों को पहली बार ऐसा कपड़ा मिला जो प्रीमियम भी था और अफोर्डेबल भी। उनका विजन क्लियर था, कस्टमर को क्वालिटी दो, वो प्राइस भूल जाएगा। 1980 में विमल के शोरूम में हर हफ्ते 50,000 से ज्यादा लोग आते थे, जो उस समय का नेशनल रिकॉर्ड था। टेक्सटाइल एग्जीबिशन में जब उनका स्टॉल लगता तो लोग कहते ये आदमी तो एग्जीबिशन का किंग है। लेकिन असली गेम चेंजर तब हुआ जब धीरूभाई ने रिलायंस को पब्लिक कर दिया। पहली बार छोटे दुकानदार, शिक्षक, क्लर्क सभी लोग कंपनी के मालिक बन गए। 1977 में जब रिलायंस का आईपीओ लॉन्च हुआ तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हजारों लोग लाइन में लगे थे। आईपीओ इतना सफल हुआ कि बीएसई की हिस्ट्री बदल गई। करीब 58,000 निवेशकों ने इन्वेस्ट किया, जो उस टाइम का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू था। धीरूभाई ने सिखाया, अगर लोगों को मुनाफा कमाना सिखाओगे तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। आईपीओ के समय धीरूभाई ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कहा था, रिलायंस कोई कंपनी नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। ये लाइन आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन उनका सफर कांटों से भरा था। नुस्ली वाडिया जैसे एस्टैब्लिश्ड उद्योगपति उन्हें आउटसाइडर मानते थे। गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके खिलाफ बनती, मीडिया में उनके इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस चलते, लेकिन धीरूभाई सिर्फ मुस्कुराते हुए कहते, जितना बड़ा विरोध उतनी बड़ी जीत। एक बार उनके राइवल्स ने उनकी कंपनी के शेयर्स को गिराने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई ने अपने ब्रोकर्स के जरिए मार्केट में शेयर्स खरीद लिए और राइवल्स को लाखों का नुकसान करा दिया। टेक्सटाइल्स के बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा, जमनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई। ये रिफाइनरी हर दिन 12,04,000 बैरल तेल रिफाइन कर सकती है, जो दुनिया की सबसे एफिशिएंट रिफाइनरीज में गिनी जाती है। फिर उन्होंने दूरसंचार सेक्टर में रिलायंस इन्फोकॉम शुरू की और कॉल रेट्स इतने कम कर दिए कि पूरा भारत मोबाइल रेवोल्यूशन से जुड़ गया। उनका विजन था, भारत के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होना चाहिए। उन्होंने टेलीकॉम मार्केट में वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका लीडरशिप स्टाइल भी अलग था। एम्प्लॉयज को फैमिली मानते थे। उनका कहना था, रिलायंस कोई कंपनी नहीं, ये परिवार है। उनके ऑफिस में कोई बॉस चेयर नहीं थी। वो सबके साथ जमीन पर स्ट्रेटेजी बनाते थे। एक बार उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी वो हॉस्पिटल से फोन करके डील्स फाइनलाइज कर रहे थे। उनके स्टाफ का कहना था, साहब कभी हार नहीं मानते थे। उनके लिए प्रॉब्लम शब्द डिक्शनरी में था ही नहीं। 2002 में जब उनका निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूब गया। उनके फ्यूनरल में लाखों लोग आए। उनके बाद मुकेश और अनिल अंबानी ने रिलायंस को आगे बढ़ाया।
आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जो ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल रेवोल्यूशन हर सेक्टर में काम कर रही है। धीरूभाई अंबानी की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण आदमी भी असाधारण साम्राज्य बना सकता है, अगर उसके सपनों में सच्चाई और दिल में आग हो। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया, सपने देखने वालों का ही भारत है। अगर आपको उनकी ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो कमेंट्स में लिखिए, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगा। ऐसी ही पावरफुल कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जर्नी जंक्शन को, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल को छुएगी और आपके सपनों को उड़ान देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।